बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। अहम गवाह पेश हुआ है अदालत में। आपने सुना होगा कि पापड़ बेचने वाला एक गवाह आया था और पापड़ बेचने वाले के अकाउंट में इन्होंने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की थी और उस बेचारे ने आकर बताया था कि मैं तो बड़ी मुश्किल से कोई 100-150 रुपए इकट्ठा करता हूँ सारे दिन में, और मेरे पास इतनी अमाउंट कहाँ से आ गई कि मेरे अकाउंट्स में इतनी बड़ी हैवी ट्रांजैक्शंस होती हो। वो पापड़ वाली कहानी आपने सुनी थी। उसके बाद एक कबाड़िया आया था गुजरा वाला का, और उस कबाड़िया के अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांजैक्शंस हुई थी और उसने आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और उसने ये कहा था कि मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं नहीं जानता, ना मेरी इतनी कभी ट्रांजैक्शन हुई है, ना मेरा इतना बड़ा कोई कारोबार है, ना मैं कोई इतनी बड़ी कोई मेरी आमदन है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई हो। फिर उसके बाद जो चपड़ासी है शरीफों का, उस चपड़ासी का बयान सामने आया था और उसने कहा था 15,000 रुपये मेरी टोटल तनख्वाह है और 15,000 में मैं कैसे जो 9 करोड़ और 12 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ हम सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज के अकाउंट्स में। तो ये सारी चीज़ों ने बड़ी जो एम्बिग्यूटी क्रिएट की थी, जो शहबाज शरीफ का स्टांस था। और ये लोग आप देखें, राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि जो नैब की अदालतें हैं उसके अंदर कैमरे लगाए जाए और पूरी जो कौम है उसको लाइव दिखाया जाए कि केसेस के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से केसेस को लेके चला जा रहा है। अब इनसे कोई सवाल पूछे कि आप, जब आपके सामने ये बयान आ गया है और यही बयान उसने जो अदालत में देना है वही बयान हम आपको बता रहे हैं कि उसने ये बयान दिया है और वो रिटन फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको तो नहीं मानते। आप उसको तो कहते हैं कि कोई ढेले की करप्शन नहीं हुई। एक बंदा आकर कहता है उसके अकाउंट में इतनी बड़ी हैवी अमाउंट आती है, वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है, ये अमाउंट कहाँ से आ गई, और वो अमाउंट आगे जा रही होती है शरीफों के घर। आप बताएं फिर कौन जिम्मेदार होगा? और फिर भी आप कहते हैं हमने ढेले की करप्शन नहीं की। और आज जो गवाह पेश हुआ है वो है एक दूध बेचने वाला, पत्तों की का एक दूध फरोश, दूध बेचने वाला। उसके अकाउंट में 2007 में इंग्लैंड से जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं $1,63,940, ये इंग्लैंड से सलमान शहबाज की तरफ से ये ट्रांसफ़र होते हैं उनके अकाउंट में। और फिर आगे वो जो रमज़ान शुगर मिल के अकाउंट्स हैं, या उन्होंने जो मुश्ताक एंड कंपनी और जो वकार एंड सन्स के नाम से उन्होंने जाली कंपनीज बनाई हुई थी, उन अकाउंट्स में चले जाते हैं। उसको जब शामिल तफ्तीश किया जाता है, उसको जब बुलाया जाता है, तो वो आकर बताता है कि मैं पत्तों की का रहने वाला हूँ, मैं एक दूध फरोश हूँ, मैं दूध बेचता हूँ और मेरी जो डेली की इनकम है वो 600 से 700 रुपये है। और उसने कहा कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी 1 लाख नहीं देखा, $1 लाख या $1,63,000 मेरे अकाउंट्स में आना मेरे नॉलेज में नहीं है। उन्होंने कहा मैंने कभी अकाउंट बनवाया ही नहीं है, मेरा कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं। और साथ उन्होंने ये कहा कि एक दफ़ा मैं विजिट वीज़े पर दुबई गया था और वहाँ पर हमारे दोस्त हैं गांव के जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मुझे भी अपनी मेहनत मजदूरी के लिए या बीवी बच्चों के लिए कुछ कमाने के लिए मैं गया था, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई जॉब नहीं मिली थी, कोई रोज़गार या दिहाड़ी नहीं मिली थी और मैं वापस आ गया था। और मैं पत्तों की, मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ दूध बेचने का और मैं गवाला हूँ, इसके अलावा मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और उसने ये कहा कि जब नैब वालों ने मुझे बताया है कि इतनी हैवी अमाउंट मेरे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस होती रही हैं, तो मैं अदालत को ये बयान देना चाहता हूं कि ना तो वो अकाउंट्स मैंने बनाए, ना वो अकाउंट्स मेरी मर्जी से बने, ना वो ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो मेरी थी, ना वो मेरी मर्जी से हुई हैं। तो ये सारे का सारा फ्रॉड किया गया है। और उस मोहम्मद ज़ीशान नाम है इस गवाले का, दूध फरोश का, उसने अदालत को ये कहा है कि जनाब मैं अदालत से, उसने अदालत के सामने हाथ बांध लिए और अदालत से कहा जनाब मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, बयान मैंने अपना रिकॉर्ड करवा दिया है, मेरा इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ किया शरीफ खानदान ने फ्रॉड किया है और उन्होंने अपने पैसों के लिए मेरे अकाउंट को मिसयूज़ किया है। एक तो इस चीज़ की तहकीक होनी चाहिए, मेरा अकाउंट कैसे बना है, मेरे को गांव का आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई मेरे रिलेटिव्स में इसमें इन्वॉल्व है जिसने मेरा डाटा इनको प्रोवाइड किया है और इन्होंने मेरे नाम ये अकाउंट बनवाया है। दूसरी अहम बात उन्होंने अदालत से ये कही है कि मैं चाहता हूं कि शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्होंने फ्रॉड किया है, उन्होंने जाली तौर पर मेरे नाम के अकाउंट्स बनवाए हैं।
और उन्होंने जाली तौर पर मेरे खिलाफ ये जो ट्रांजैक्शंस की हैं और मुझे इस नैब के केस में फंसा दिया है, ना मेरा लेना ना देना, ना मेरे पास इतनी ट्रांजैक्शन है। और उन्होंने कहा जज साहब अगर आप मेरे गांव में आके पता कर लें तो सब जानते हैं कि मैं गरीब आदमी हूं और सारा दिन मैं एक मोटरसाइकिल के ऊपर दूध बेचता हूं और वो दूध बेच कर मैं अपना गुजारा करता हूं, तो मैं कैसे ये कह सकता हूं कि ये मैं इतना बड़ा फ्रॉड मेरे साथ जो हुआ है ये मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए मुझे इस मामले से अलग किया जाए। अदालत ने उनसे ये कहा कि आप अगर तो नैब इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है और नैब क्योंकि शरीफ खानदान के खिलाफ जो कार्रवाई है और जो रेफरेंस फाइल हुआ है वो इन्हीं बुनियादों पर हुआ है और ये जो रेफरेंस फाइल हुआ है इसमें यही चीज़ें सारी की सारी हैं। अब इतने में आपको एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो ग्रीवियंस है वो भी पूरा किया जाएगा और साथ जो ये मामला है इसमें एक दफ़ा आपको दरखास्त भी देना पड़ेगी और दरखास्त देकर ये सारी जो ट्रांजैक्शंस क्योंकि फ्रॉड पर मबनी है, सारा झूठ है, सारा ये फेक ट्रांजैक्शंस हैं, तो अदालत ने कहा कि आप अलग से दरखास्त दे सकते हो फ्रॉड की और फ्रॉड की बुनियाद पर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। अब ये तो थी एक गवाले की कहानी, एक दूध फरोश की कहानी और ये वो रेफरेंस है शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जिसमें 11 नवंबर को पेश हुए थे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और साथ इसके अंदर 26 नवंबर के लिए अदालत ने 3 गवाहों को तलब कर लिया है नैब के और ये जो वादा माफ गवाह हैं जिसमें 5 वादा माफ गवाह थे वो सारे के सारे अब अदालत में पेश हो रहे हैं और अपने जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ये मोहम्मद ज़ीशान पत्तोकी का जो दूध बेचने वाला है इसने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। ये बयान सुनने के बाद भी अगर कोई ये समझता है कि ये शरीफ हैं, कोई ये समझता है कि ये इनोसेंट हैं, कोई ये समझता है कि इन्होंने हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, कोई ये समझता है कि ये मुस्तकबिल में हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो उससे बढ़कर कोई पागल शख्स नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एफबीआर ने जो टैक्स चोर हैं उनके खिलाफ शिकंजा टाइट कर दिया है। एफबीआर ने अपनी एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है टैक्स रे के नाम से। ये ऐप है, ये एप्लीकेशन है और इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डाटा सामने आ रहा है और एफबीआर ने ये सारा मामला इसलिए किया है कि ये सारी चीज़ें सामने आ जाएं और 8 दिसंबर तक जो लोग टैक्स चोर हैं, जो लोग टैक्स पे नहीं करते, जो अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, टैक्स रिटर्न का आप एक अपने माइंड में रखें। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि अगर मैंने एनटीएन बनवा लिया, अगर मैंने टैक्स रिटर्न अगर अपनी जमा करवा दी तो उसके बाद तो मुझसे ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। टैक्स रिटर्न से ये मुराद होता है कि आप अपने पूरे साल की इनकम बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम थी, उसमें मेरे इतने एक्सपेंसेस हो गए हैं और जो आपके एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो आपके पास सेविंग बची है उसमें से टैक्स लगेगा। और अगर तो वो जैसे आजकल के हालात हैं, बड़े थोड़े लोग हैं, ये तो चंद लोग हैं कि जिनके पास इतना पैसा बचता है और जिसमें से वो टैक्स देते हैं, नहीं तो जो मेजॉरिटी है मीडियोकर की वो तो बड़ी मुश्किल से उनकी इनकम और जो उनके अखराजात हैं वो आपस में मेल खाते हैं। तो इसलिए अगर आप टैक्स रिटर्न जमा करवा देंगे और आप अपना ये हिसाब किताब है, आपने स्टेट को हिसाब किताब देना है कि ये कमाया है, ये खर्चा हो गया है और ये बचा है, तो ये इसमें कोई कबात नहीं है। और मैं इसके ऊपर किसी दिन अलग से एक लेक्चर भी देंगे कि टैक्स रिटर्न जमा करवाने से और एनटीएन बनवाने से और एक जिम्मेदार शहरी होने की वजह से आपको कितने फ़वायद हैं, आपको बाकी इधर उधर के टैक्सों से कितनी बचत हो जाएगी और आपके लिए कितने जो है वो इसके अंदर जो बेहतरी है वो जब आप इसके फ़वायद आपके नॉलेज में आएंगे, तो मैं नहीं समझता कोई भी जिम्मेदार शहरी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएगा या टैक्स चोरी करेगा। अब 8 दिसंबर तक ये ऐप जो है ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी और 8 दिसंबर के बाद जो टैक्स चोरी करेगा उनके खिलाफ गहरा तंग किया जाएगा और एफबीआर ने ये फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ साहब उनको उनकी डेथ हो गई है और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। वो जो मामला है, अब उनकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से, लेकिन जो मुल्क दुश्मन लोग हैं या ये जो एक माफिया है ये उनकी जो डेथ है उसके ऊपर सियासत कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो वकार सेठ साहब थे
उन्होंने आर्मी अदालतों के खिलाफ फैसले दिए, उन्होंने मिसिंग पर्सनस के खिलाफ फैसले दिए, और वही जज हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के बारे में ये लिखा था कि अगर वो मर भी जाए तो उनकी लाश को 3 दिन डी चौक लटकाया जाए। तो क्योंकि वो उन्होंने फ़ौज के खिलाफ बड़े फैसले दिए थे, तो शायद ये जो खामोशी से उनकी डेथ हुई है, तो इसके अंदर भी इसके पीछे कोई हाथ है किसी का। तो मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ कि हमेशा बदगुमानी, जो बदगुमानी है ये भी एक गुनाह है। आप इतनी बदगुमानी न करें कि आपके लिए फिर तौबा मुश्किल हो जाए। ये जो मामला है वो इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर एडमिट थे, और वो कोरोना की वजह से काफ़ी अरसा से अलील थे, और ये उनके फैमिली सोर्सेज भी, उन्होंने भी यही बात बताई है। और वो पेशावर में नहीं थे, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में थे, और वहाँ कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो ये कौन से ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें वो खुद जाके पेश होते हैं? हमेशा एप्लीकेशन उनके वकला की तरफ से जाती हैं, तो वो मामला तो चलते रहते हैं। ये नहीं है कि 2 दिन पहले वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। जो झूठ फैला रहे हैं वो सारे का सारा झूठ है, और उनकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ है, कोरोना वायरस की वजह से। अल्लाह पाक उनके गुनाह माफ़ करे और उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।